नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको ये बताएंगे कि देश का मूड क्या है, आम आदमी के लिए जरूरी बातें क्या हैं। और इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो देखिए 8 बजे में आज हम बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की। जी हाँ, तो पहली बात जो होगी वो होगी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की, और ऐसे में एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, उन्हें इस बार चुना जा रहा है। यानी कि सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। बिल्कुल वही बीजेपी के आप देख लीजिए उम्मीदवार की घोषणा के बाद अब इंडिया ब्लॉक भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करने में जुट गया है। जल्दी मीटिंग में विपक्ष के उम्मीदवार का ऐलान होगा, यानी कि अब जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है उस पर किसी को वहां पर लाना है। तो फिर यहां पर एनडीए की तरफ से तो यहां पर क्लियर हो गया, बीजेपी की तरफ से क्लियर हो गया। उन्होंने एक नाम को यहां पर रख दिया, सीपी राधाकृष्णन। अब हो ना हो यही आपके अगले वाइस प्रेसिडेंट होंगे। गीतू बिल्कुल। और देखिए दूसरी खबर में हम बात करेंगे लोकसभा में शुभांशु शुक्ला ने जिस तरह से अंतरिक्ष यात्रा की है उसको लेकर, और किस तरह से आने वाले दिनों में हम अंतरिक्ष के स्पेस मिशन को और आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से इस मिशन में और काम किया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा होगी लोकसभा में। बिल्कुल देखिए, अब शुक्ला हाल ही में 18 दिन के सफल मिशन के बाद आईएसएस से लौट चुके हैं। भारत में उनका जोरदार स्वागत हुआ। सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान भारतीयों में जोश बहुत आई है गीतू। और आज लोकसभा में भी देखिए विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी गीतू। बिल्कुल। और देखिए अगली खबर की जो बात करते हैं वो होगी राहुल गांधी से जुड़ी हुई। जिस तरह से हम देख रहे हैं बिहार में वोट अधिकार यात्रा की जा रही है, और ये बताने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं कि किस तरह से वोटों की चोरी हुई है। तो उसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि शिवम इस तरह की रैलियां की जा रही है। बिहार में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए वोटों की चोरी हो गई है और इसीलिए हम ये वोट अधिकार रैली भी निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, उनकी तरफ से जवाब दे दिया। वो कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। वो तमाम बातें देखिए, आज यात्रा का दूसरा दिन है। कल राहुल गांधी और तेजस्वी ने सासाराम में हुंकार भरी थी। आज यात्रा औरंगाबाद पहुंचेगी। अब ये चौथी खबर जो है तो वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम की मार ने पूरे देश को परेशान करके रखा हुआ है। देश भर में आसमानी आफत का दौर जारी है। बिल्कुल, आसमानी आफत का दौर जारी है। और हमने देखा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में किस तरह से बादल फाड़ तबाही हुई। कठुआ की अगर हम बात करें तो वहां भी कुछ ऐसे ही हाल रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है शिवम, लेकिन कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। बहुत दुखद खबर है ये, और लगातार अब लोगों को मदद देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक बड़ा नुकसान यहाँ पर हो चुका है। बिल्कुल, आप देखें पहाड़ी मैदानों में, पहाड़ी इलाकों में, मैदानों में बाढ़ देखने को मिल रही है। पहाड़ों में तो जब लैंडस्लाइड होता है, मलबा आता है, अब फिर कितने लोग उसमें समा जाते हैं, उसकी जद में आ जाते हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जम्मू, हिमाचल बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है, और हर उस स्थान के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं आज के मूड की। आज मूड सियासी है। एनडीए ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नाम घोषित कर दिया है, तो विपक्ष का नाम को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। गीतू बिल्कुल। और ये देखिए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन होंगे। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद इसका आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। तो राधाकृष्णन 16 वर्ष की आयु से ही आरएसएस और जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल है। सीपी राधाकृष्णन की गिनती बीजेपी के सीनियर नेताओं में होती रही है। बिल्कुल। अब सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं। राज्यपाल के तौर पर उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है, काफी जगह उन्होंने सर्व किया हुआ है। सीपी राधाकृष्णन कई राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु
आपको बता दें भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो ये दक्षिण की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण की राजनीति पर जहां भाजपा का ध्यान है गीतू, तो यहाँ उसके उस दृष्टिकोण से भी इसको देखना चाहिए कि भाई ये दक्षिण साधने का प्रयास है क्या, या फिर उसको जिस तरीके से भी देखा जाए। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा भी की, जिसमें भारतीय नदियों को जोड़ने, अस्पृश्यता उन्मूलन और भारत में आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बिल्कुल, और यहाँ पर सभी निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा भी किया गया था तमिलनाडु से जुड़े हुए। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि तमिलनाडु के लिहाज से ही तो सीपी राधाकृष्णन का जो कार्यकाल रहा है वो विधानसभा चुनावों के बाद खत्म हुआ होगा, और तमिलनाडु में हमने देखा कि अगले साल चुनाव होने हैं, यानी अप्रैल 2026 में ये साफ है कि वहां पर चुनाव किए जाएंगे। और अभी वो सत्ता पर काबिज डीएमके है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अब जो चुनावी माहौल है वो बनना शुरू होगा, और कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि एक तरह से अब मिशन साउथ को लेकर तो पिछले साल से काम हो रहा है शिवम, और ऐसे में इसे और आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल, सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने कई निशाने साध दिए हैं। स्टालिन की पार्टी डीएमके के लिए विरोध करना अब आसान नहीं होगा। यह भी एक मामला है कि भाई अब तमिलनाडु का व्यक्ति अगर बन रहा है, वो वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है, तो फिर आप विरोध करेंगे तो किस आधार पर करेंगे। और फिर दक्षिण की राजनीति में तो जो वहां पर वार पलटवार का सिलसिला है, और डीएमके किस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, उनके नेताओं की तरफ से कैसे सनातनियों को लेकर जो टिप्पणियां आती हैं, तो बीजेपी के पास भी अब एक मौका होगा। अब बीजेपी ने अगले विधानसभा चुनावों को देखो एआईडीएमके के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया गया। जी बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो स्टालिन की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ खूब जुगलबंदी सामने आ रही है। यानी कि ये जो जोड़ी है वो आगे कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है, यही अंदेशा अब लगने लगा है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन की अगर हम बात करते हैं तो उम्मीदवारों ने स्टालिन को मुश्किल में यहाँ पर डाल दिया है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी जो अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। और ऐसे में लिहाजा जो बीजेपी है उन्होंने एक तरह से देखिए कि राजनीति करने के लिए तो माहिर है ही बीजेपी, और ऐसा दांव चल देती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि इस दांव का तोड़ क्या होगा। विपक्ष अब यही सोच रहा है कि अब वो किस तरह से ये जो नाम सामने आया उसको डील करेंगे। बिल्कुल, विपक्ष तो हर मुद्दे पर यहाँ पर विरोध ही करेगा। विपक्ष के पास मेन मुद्दे विरोध करने के ही हैं। वो चुनाव का जब विरोध कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही छोटा विषय हो जाएगा उनके लिए। यहाँ पर वो सीधा यही बोलेंगे कि भाई कि सीपी राधाकृष्णन ही क्यों, और भी तो बड़े चेहरे हो सकते थे। अब ये देखना ये भी शुरू होगा। इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। अब वो कौन होता है ये भी देखना होगा कि किसका नाम आगे आता है, वहां पे ज्यादा दिक्कत है मुझे लगता है। लिहाजा बीजेपी विरोधी पार्टियों का रुख इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो उम्मीदवार कौन होगा। कोल्हापुर से लौटने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उन्होंने बधाई भी दी है। बिल्कुल, और ये देखिए सीएम फडणवीस ने भी शॉल पहनाकर सीपी राधाकृष्णन का सम्मान किया है। तो अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। यानी कुल मिलाकर जो कैंडिडेट है सीपी राधाकृष्णन, वो बहुत तरीके से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, तो मुझे लगता है आगामी चुनाव के लिए एक तरह से जो रणनीति बनाई गई है उसमें बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। खासतौर से मिशन साउथ को साधने की जो बात की जा रही थी और जो टेढ़ी खीर है इस वक्त बीजेपी के लिए, वो कहीं ना कहीं बाकी सब जगह तो हो गया ना, मतलब बाकी सब जगह आपके पास पश्चिम बंगाल और आपके पास दक्षिण भारत बचा हुआ है। अब इसी पर देखना होगा क्या कुछ होता है। बिल्कुल, अब हाँ ये तो बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं शिवम सोच की बात करेंगे। लोकसभा में अंतरिक्ष को लेकर खास चर्चा की। शुभांशु शुक्ला जिन्होंने अंतरिक्ष में तिरंगा फहराया, मॉनसून सत्र शुभांशु शुक्ला की एक ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की जाएगी। आज तो संसद के मॉनसून सत्र का आज 18वां दिन है, और आज लोकसभा का सत्र खास होने वाला है क्योंकि सांसद जो है भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अब आपको बता दें कि शुक्ला हाल ही में 18 दिन के सफल मिशन के बाद आईएसएस से लौट चुके हैं। पूरे देश की निगाहें थी, पूरे विश्व की निगाहें उन पर थी, और किस तरीके से एक अनुभवी पायलट के रूप में एयरफोर्स में सर्व करते हैं, और एक तरीके से देश के लिए एक रियल आइडल कह सकते हैं, बच्चों के लिए भी। वो पूरी प्रक्रिया से जाना, एक पढ़ाकू व्यक्ति होना, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होना और काबिल व्यक्ति होना, और ये सभी को पसंद में आया है। सभी देश ने कहा ये हमारा बेटा है। अब देखिए अमेरिका में रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो अब भारत लौट आए, क्योंकि आप अंतरिक्ष से वापस आते हैं तो आपको धरती के यानी एनवायरनमेंट जो वातावरण है उसके अनुकूल अपने शरीर को ढालना होता है। कहाँ जीरो ग्रेविटी में आप वहां से वापस आएंगे तो आपका शरीर जो है उसके आदि नहीं होता धरती के। अब अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की अपनी ऐतिहासिक यात्रा के बाद रविवार को भारत लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट पर किस तरह से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। लोगों में एक खुशी थी कि भारत का जो गौरव सम्मान है वो देखने को मिला, और ऐसे में यहाँ पर भारत माता की जयकार जो थी वो सुनाई दे रही थी शिवम।
ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा था और काफी एक तरह से देखिए भव्य स्वागत इसे माना जा रहा है। वाकई बहुत बड़ी ये बात है, कोई भी भारतीय अगर अंतरिक्ष में अपना परचम फहरा रहा है, और मुझे लगता है राकेश शर्मा के बाद वो दूसरे भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष मिशन पर गए और सफलतापूर्वक वापस भी आए हैं, और खासतौर से भारत के लिए बहुत ज्यादा सम्मान की बात, इसलिए उनका सम्मान भी यहाँ पर किया जा रहा था। खुशी थी सभी के चेहरे पर। बिल्कुल, और आने वाले मिशंस के लिए भी आपने देखा कि पीएम मोदी से भी उन्होंने संवाद किया था, वो बात की थी। तो आने वाले मिशंस के लिए भी आप यहाँ पर शुभांशु शुक्ला एक ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि हमारे फ्यूचर स्पेस प्रोजेक्ट्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आप गगनयान कह लीजिए, वो तमाम चीजें कह लीजिए, बहुत आगे जाके स्पेस को हमें फतेह करनी है और इसी पर चर्चा होनी। देखिए, लोकसभा में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर विशेष चर्चा होगी। देखिए, आजादी के 100 साल के बाद की पूरी तैयारी हमारी यहाँ पर रेडी है। 2047 में हमारा देश कहाँ होना चाहिए, उसमें अंतरिक्ष कार्यक्रम को आप कैसे छोड़ देंगे? बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा स्पेस मिशन है और खासतौर से हम भी देख रहे हैं शिवम की लगातार, चाहे वो मार्स पर विजय करनी हो, मंगल पर जाना हो, चंद्रयान के तहत जाना हो, लेकिन ऐसे में जो हमारी लगातार जो उपलब्धि है अंतरिक्ष को लेकर वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खासतौर से भारतीय साइंटिस्ट का बोलबाला इस वक्त पूरे विश्व में है और शायद यही वजह है कि हम चाहते हैं कि अपने इस स्पेस मिशन को हम और ज्यादा आगे बढ़ाए जाएं, जिसके चलते आज लोकसभा में इसको लेकर चर्चा भी होनी है। बिल्कुल, सत्र के दौरान शुक्ला के अंतरिक्ष सफर, उनके प्रयोगों और भारत की प्रगति पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इस चर्चा का उद्देश्य ये दिखाना है कि अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक कैसे भारत के विकास विजन का अहम हिस्सा बन सकते हैं। भारत ने 2047 यानी 2047 तक विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य तय किया है। इस सफर में अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका अहम होगी। उपग्रहों से लेकर मानव मिशन तक अंतरिक्ष में भारत की बढ़ती ताकत आने वाले दशकों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खासतौर से शुभांशु शुक्ला के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि से माना जा रहा है, क्योंकि देश को गौरवान्वित तो किया ही है, लेकिन उन्हें भी एक तरह से इंटरेस्ट था, रुचि थी, और ऐसे में शिवम यहाँ पर जो उनका जज्बा है वो दिखाई दिया। किस तरह से उन्होंने जब स्पेस में वो पहुंचे हैं और उसके बाद जब उन्होंने वहाँ से एक बार फिर से वही बात दोहराई कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यही हमने सुना था राकेश शर्मा के मुँह से भी। तो कुल मिलाकर उनके लिए, उनके करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। साथ ही हमने देखा काफ़ी जुझारू है, बहुत मेहनती हैं, और ऐसे में नए नए जो अनुभव उनके रहे हैं वो तो साझा करते ही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में स्पेस मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा उसमें भी एक बड़ी भूमिका इसे माना जा रहा है। क्रू मेंबर्स में एक पायलट के तौर पर उन्होंने बतौर अपनी भूमिका निभाई, और काफी सोच लीजिए कि क्रीम अबव द क्रीम, यानी कि टॉप मोस्ट जो जितने बेहतरीन से बेहतरीन पायलट्स के बाद फिर उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। तभी मैं कहता हूं बार बार कि बच्चों के लिए ये एक आइडल के रूप में हो सकते हैं कि भाई बड़ा होके क्या बनना है, तो शुभांशु शुक्ला जैसा आपको बनना है, उनसे भी बेहतर बनने का प्रयास करें। मैं तो कहता हूं अब शुक्ला ने एक्सियम 4 मिशन में हिस्सा लिया था और इस दौरान कई वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों से अंतरिक्ष विज्ञान और चिकित्सा अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी। प्रयोग बहुत हुए। अब भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भी शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसे अगले साल के अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। बिल्कुल, और उनका अनुभव काम आएगा शिवम ऐसे में, क्योंकि जिस तरह से शुक्ला यहाँ पर एक्सियम 4 मिशन पर पहुंचे थे, और ऐसे बहुत जरूरी है कि उनका ये जो अनुभव है वो गगनयान के मिशन में भी काम आएगा और ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा, यानी एक तरह से वो मार्गदर्शक के तौर पर भी बन सकते हैं। बिल्कुल, ये भारत के लिए बहुत शानदार होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता बोलिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से अपनी 16 दिन की और लगभग 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। आज इस यात्रा का दूसरा दिन है और ये यात्रा आज औरंगाबाद पहुंचेगी। इस यात्रा के जरिए हम देखेंगे किस तरह से इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं वो जुटेंगे और इसे एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। बिल्कुल, आप ये जान लीजिए कि इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से पहले 1 पर्सन 1 वोट यानी एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान बताया है उसने। यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक मेगा रैली के साथ समाप्त होगी। यात्रा शुरू करने से पहले एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजद अध्यक्ष लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी जो दलों के नेता वो भी शामिल होंगे। अब यात्राओं का एक अलग दौर चलता है। अब भारत जोड़ो यात्रा, भारत की यात्राएं बहुत ज्यादा की जाती हैं, यात्राओं का असर भी होता है, लेकिन चुनाव पर कितना वोट में वो तब्दील होता है ये देखने वाला होगा। बिल्कुल, और यहाँ पर ये देखिए शिवम कि राहुल गांधी तो यहाँ पर सवार होंगे गाड़ी में, लेकिन ड्राइवर कौन होगा इसका अंदाजा आप लगाइएगा जरा। तेजस्वी यादव यहाँ पर ड्राइव करते हुए नजर आएंगे और पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी, तो इस तस्वीर के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो विपक्षी गठबंधन था उन्होंने सासाराम में एक सभा को संबोधित भी किया था और ऐसे में ये माने कि यहाँ पर एकजुटता दिखाने
दिखाने की कोशिश होगी। इंडिया ब्लॉक हमेशा से इस पर जरूर काम करता है कि सामने क्या तस्वीर दिख रही है। हालांकि क्या मिशन है, किस तरह से इस मुद्दे को उठाया जाएगा, वो देखना होगा। लोगों को क्या ये वाकई बात समझ में आएगी कि आपके वोट की जो चोरी हो रही है, जिसका आरोप लगातार इंडिया गठबंधन लगा रहा है, क्या उससे लोग समझेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अपनी बात रख रहा है उस पर ज्यादा गौर करेंगे। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि तेजस्वी यादव ड्राइव कर रहे हैं, ये बस को चला रहे हैं। आप जो कह रही हैं बिल्कुल अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर तेजस्वी यादव को क्या हो रहा है, या फिर ये सिर्फ वोट पाने की एक चाहत है जो कि दिख रही है। नहीं, पर बस क्यों चला रहे हैं ये भी एक प्रश्न है कि भाई अब हर कोई बस नहीं चला सकता। अब इससे पहले विपक्षी गठबंधन ने सासाराम में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बिहार का देखिए चुनाव चोरी नहीं होने देंगे हम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एसआईआर कर असली वोटर काटकर नए वोटर जुड़कर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार की जनता वोट चोरी नहीं करने देगी। पूरे देश को पता है, पहले नहीं पता था कि चोरी कैसे करता है चुनाव आयोग, लेकिन अब सबको पता है। लेकिन ये तो चुनाव आयोग ने अपनी बात को रखा है और उन्होंने कहा कि भ्रम मत फैलाइए। बिल्कुल, और ये हमेशा देखा जाता है शिवम, पहले जिस तरह से कहा जाता था ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है, और इस बार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ही निशाने पर ले लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, उस पर भी आप आरोप लगा देते हैं। काम यहाँ पर आपके मुद्दों पर नहीं हो रहा है, जनता क्या चाहती है उसको लेकर मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। मुद्दा क्या बनाया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन। और मुझे लगता है कि अब ज्यादा वक्त नहीं है बिहार के चुनाव में, लेकिन यहाँ पर जो लोगों के बीच जा रहे हैं विपक्षी दल, वो किस सोच के साथ जा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हेराफेरी कर दी है, गड़बड़ी कर दी है, इसलिए हम नहीं जीत पाएंगे। यानी पहले उन्होंने तय कर लिया है जनता के क्या मुद्दे हैं, बिहार वासी क्या चाहते हैं, उन पर फोकस नहीं है इनका। वो हल्का पड़ गया, ये बात सही है। लेकिन अब सबको पता है, वो कह रहे हैं कि हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करेंगे। आपको बता दें, बिहार में हुई एसआईआर के खिलाफ सबसे पहले तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि एसआईआर के जरिए दलितों और मुसलमानों का नाम काटा जा रहा है। तो ये दलित मुसलमान वाला एंगल तो बार बार डालता है विपक्ष। एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राजद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। मामला चर्चा में आते ही राहुल गांधी मैदान में कूद गए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर बड़े गंभीर आरोप लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब मामला गीत हुई गया तो उन्होंने रोका नहीं, उसको आगे चलाने दिया और वोटर फ्रेंडली भी अंत तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ जैसे कहा गया था एसआईआर की प्रक्रिया। और 1 महीने का वक्त है, किसी को कोई दिक्कत है तो वहां पर वो दे सकता है। एक बात आप वो भी, मिंता देवी की तस्वीर आपको याद होगी, जब प्रोटेस्ट कर रहे थे व्हाइट शर्ट पहना, मिंता देवी की फोटो लगा दी, तो मिंता देवी के 124 नॉट आउट कुछ करके उसकी फोटो लगाई गई ऐसा कुछ। तो उसने, वो महिला ने आपत्ति दर्ज करा दी कि भाई मेरे जो वोटर कार्ड में एसआईआर में गड़बड़ी हुई, मैंने तो उसको दे दिया है कंप्लेंट के तौर पर, मेरी फोटो इस्तेमाल करना मेरी अनुमति के बिना, वो तमाम चीजें चुनाव आयोग की तरफ से भी कल ये कुछ कहा गया। बिल्कुल, और ये देखिए चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, उन्हें पता है कि उन्हें 1 महीने में किस तरह से एसआईआर को डेवलप करना है, किस तरीके से उन्हें उन वोटर्स को हटाना है जो कि यहाँ पर है ही नहीं, या फिर जो मृत हो गए हैं। ये तमाम ऐसे चैलेंजेस है, ये खुद जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है। लेकिन यहाँ पर इस बात को मुद्दा बनाना, मुझे लगता है विपक्ष के पास शायद कोई मुद्दा बचा नहीं है। और अब ये देखिए शिवम, एसआईआर सिर्फ यही नहीं, बाकी कह सकते हैं कि राज्यों में भी करा जाएगा, क्योंकि लगातार चुनाव तो होने ही है अगले साल, और ऐसे में तैयारियां पूरी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो ये प्रक्रिया तो शुरू करनी ही पड़ेगी। इसमें अगर आप ये कह देंगे कि यहाँ पर गलती हो गई है या फिर नहीं कर पाएंगे, तो ये थोड़ा सा मामला अजीब हो जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने देखिए, अब विपक्ष ने दावा किया कि महाराष्ट्र चुनाव में कुल मिलाकर 1,250 वोटों की चोरी हुई। हालांकि इस पर चुनाव आयोग ने जब राहुल से शपथ पत्र साइन करने को कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, शपथ पत्र देना होता है। अब इस यात्रा के पहले दिन की तस्वीर ने साफ कर दिया कि बिहार चुनाव की कमान अब राहुल गांधी के हाथों में है और तेजस्वी को उसी दिशा में चलने में होगा, चलना पड़ेगा। अब जिधर कांग्रेस पार्टी कहेगी वहां जाएंगे। सियासी जानकारों का तो यह भी कहना है कि राहुल का फोकस अब बिहार के दलित और मुसलमान वोटरों पर है। मुस्लिम और यादव राजद के कोर वोटर माने जाते हैं, एमवाई फैक्टर जो है वो महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और यहाँ पर वही देखने को मिल भी रहा है। लेकिन कांग्रेस कितना स्टैंड यहाँ पर कर पाएगी, क्योंकि देखिए जिस तरह से इंडिया ब्लॉक को लेकर पहले ये बात कही जा रही थी कि जो कांग्रेस है उसका कोई आधार नहीं है बिहार में। प्रतिक्रिया सुनाते हैं। इन्हें पता लग गया कि अब इंडिया गठबंधन छोड़ेगा नहीं। इन्हें पता लग गया कि हम बात समझ गए हैं, वोट चोरी कैसे होती है, हम डुप्लीकेट वोटर की बात समझ गए हैं, फेक एड्रेस की बात समझ गए हैं, फॉर्म 6 की बात समझ गए हैं। तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, एसआईआर। एसआईआर मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं,
आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। संविधान को बचाने की लड़ाई है। पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चुनाव में नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी जीतती है। जहां भी देखो चुनाव होता है, ये जीतते हैं। महाराष्ट्र में सारे के सारे जो ओपिनियन पोल्स थे वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतेगा। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है। उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। और चलिए अब बात करते हैं सवाल आम आदमी की। जी हाँ, इसमें हम बात करेंगे देश भर में मौसम की मार की। कुदरत के कहर इस कदर से कहर बरपा रहा है कि आप कहीं बाढ़ बारिश देख रहे हैं और इसने लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों में बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है। वहीं देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है शिवम, और भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर बरप रहा है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में मानसून की तबाही लगातार जारी है। भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में घर, दुकानें और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 71 घर क्षतिग्रस्त हो गए। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मंडी में भारी बारिश के बाद अचानक सैलाब आ गया। टकोली और साथ ही साथ नौगांव इलाके, ऐसे कई घरों में जो है घरों में पानी घुस गया है, लोग परेशान है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर तबाही मची है। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में भी कुदरत की तबाही देखने को मिली है। बादल फटने से सैलाब आ गया गीतू। बिल्कुल, और हम देख रहे हैं लगातार जो ये बारिश है वो तबाही लेकर आई है। बादल फट रहे हैं। कठुआ में 3 जगहों पर इस तरह की खबरें सामने आई जहां पर बादल फटा और यहां पर जो मलबा है वो फैल गया। एनएच जो है वो टूट चुका है। ऐसे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है शिवम, उसे करने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि लगातार सेना मुस्तैदी से डटी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो भी ध्वस्त हो चुका है। बिल्कुल, 14 अगस्त को किश्तवाड़ के चशौती में बादल फटा था। 17 अगस्त को कठुआ में बादल फटा। कठुआ का रेलवे ट्रैक, राष्ट्रीय राजमार्ग, कठुआ पुलिस स्टेशन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कठुआ में बादल फटने और फ्लैश फ्लड्स में मृतकों की संख्या 7 पहुंच चुकी है। मरने वालों में 5 नाबालिग बताए जा रहे हैं। बेहद दुखद है। अब ये देखिए, हरियाणा के भी आपको बता दें, बिल्कुल, हरियाणा की यमुनानगर में भी हथनीकुंड बैराज का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल, और देखिए हथनीकुंड बैराज से 1,30,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया। यानी हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के कारण दिल्ली पर अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुनानगर में स्थित हथनीकुंड बैराज पर यमुना पिछले 1.5 महीने से शांत दिखी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से मुसीबत और तबाही दिख रही है बारिश के चलते, इसका असर सीधे तौर पर शिवम ये मानिए कि मैदानी इलाकों की तरफ दिख रहा है। बिल्कुल, अब ये देखिए कि यमुना उफान पर आई और हथनीकुंड बैराज के कई गेट सायरन बजने के बाद
तलाकात खोल दिए गए। लोगों को चेतावनी दी गई कि वो यमुना नदी से दूर रहें। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अलर्ट रहने को कहा है। निचले स्थानों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए कहा है। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो सुरक्षित जगहों पर रहना जीतू, और नदी किनारे वाले ज्यादा लोग जो हैं वो प्रभावित यहाँ पर होते हैं। बिल्कुल, और सीधे तौर पर ये कहा भी जा रहा है प्रशासन की तरफ से वो अलर्ट रहें और कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखें।